गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक चैप्टर है हमारा स्वामी विवेकानंद और आज के लेक्चर का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन। स्वामी विवेकानंद भारत की महान आत्मा थे। वे भारतीय राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद में राजनीतिक दार्शनिकता अथवा राजनीतिज्ञता जैसी कोई बात नहीं थी। राजनीति में उनका कोई विश्वास नहीं था। राजनीतिक कार्यकलापों में उन्होंने कभी भाग नहीं लिया। स्वयं विवेकानंद ने इस संबंध में कहा, मैं न राजनीतिज्ञ हूँ न राजनीतिक आंदोलन मचाने वालों में से हूँ। मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। जब वह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी उनके भाषणों और विचारों में राजनीति का जो दर्शन मिलता है वह उन्हें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और राजनीतिक चिंतकों से भी कहीं आगे ले जाता है। यत्र तत्र प्रसंगवश राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो भी विचार प्रस्तुत किए उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे राजनीति का आध्यात्मीकरण करना चाहते थे। देशवासियों को शक्ति, निर्भयता और कर्म की जो प्रेरणा उन्होंने दी वह प्रच्छन्न रूप से भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने और आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई। व्यक्ति के गौरव, चिंतन की स्वतंत्रता, दलितों के उत्थान, नारी के जागरण और विश्व बंधुत्व आदि पर स्वामी विवेकानंद ने जो विचार प्रकट किए वे प्रस्थापित करते हैं कि वे एक राजनीतिक विचारक के रूप में लोक कल्याणकारी राजनीति के समर्थक थे। राजनीति को धर्म तथा सार्वदेशिकता के धरातल पर खड़ा करना चाहते थे। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रवाद का धार्मिक अथवा आध्यात्मिक सिद्धांत। विवेकानंद धर्म को राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का स्थायी स्वर मानते थे। उनकी दृष्टि में धर्म भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत रहा है। विवेकानंद के शब्दों में, जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है। अन्य सब तत्व उसी में केंद्रित होते हैं। भारत का तत्व है धर्म। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक अथवा आध्यात्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने का कार्य किया। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया कि वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। उनका मत था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्ता की नींव पर ही किया जा सकता है। अतीत की उपेक्षा करना राष्ट्र के जीवन का ही निषेध करने के समान है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर ही करना होगा। विवेकानंद कहा करते थे कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति मुख्यतः धर्म के क्षेत्र से ही हुई है। भारत में एकता तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए धर्म ने एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया था। यहाँ तक कि जब कभी राजनीतिक सत्ता शिथिल और कमजोर हो गई तो धर्म ने उसकी भी पुनः स्थापना में योग दिया। इसलिए विवेकानंद ने घोषणा की कि राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक उपदेशों के आधार पर संगठन किया जाना चाहिए। उनके विचार में धर्म का अर्थ शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना था। धर्म पूजा पाठ या कर्मकांड में नहीं वरन मनुष्य के देवत्व के विकास में है।
वे कहा करते थे कि धर्म ही निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है, इसलिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से ही किए जाने चाहिए। राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन को विवेकानंद की महत्वपूर्ण देन है। विवेकानंद चूंकि एक सन्यासी थे, इसलिए राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहते थे, और यदि तत्कालीन परिस्थितियों में वे खुलकर राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते तो शायद ब्रिटिश सरकार उन्हें कारागार में डाल देती, जिसका परिणाम यह होता कि उनकी जो ऊर्जा थी, शक्ति थी, वह व्यर्थ में नष्ट होती और देशवासियों के धार्मिक और नैतिक पुनरुत्थान का जो काम उन्हें सबसे अधिक प्रिय था, उसमें बाधा पड़ती। विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के संदेशवाहक थे। जब उन्होंने देशवासियों को कहा, बंकिम चंद्र को पढ़ो तथा उनके सनातन धर्म और उनकी देशभक्ति को ग्रहण करो, जन्मभूमि की सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझो, हे वीर निर्भीक बनो, साहस धारण करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो और गर्व के साथ घोषणा करो, मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तुम अपनी कमर में लंगोटी बांधकर गर्व के साथ उच्च स्वर में घोषणा करो, भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर है, भारतीय समाज मेरा बाल्यकाल का पालना है, मेरे यौवन का आनंद उद्यान है, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था की वाराणसी है। मेरे बंधु बोलो, भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी ही धरती पर अपने ही पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी, यूरोपीयकरण का अंधानुकरण से बचने की सीख दी, नागरिकों में धर्म में विश्वास और कर्म में लग्न का मंत्र फूंका। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद का दूसरा महत्वपूर्ण अनुदान उनकी स्वतंत्रता विषयक अवधारणा है। उनका स्वतंत्रता विषयक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। उन्होंने कहा, जीवन, सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में यह नहीं है, उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा। विवेकानंद के शब्दों में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं, वे हानिकारक है और उन्हें शीघ्र ही नष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। विवेकानंद की व्यवहारिकता इस बात में थी कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ साथ सामाजिक और सर्वांगीण प्रगति के लिए स्वतंत्रता को अत्याज्य समझा। पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता के प्रति उनके गहन प्रेम को व्यक्त करते हुए लिखा है, वे राजनीति से अलग रहे। उन्हें अपने वक्त के राजनीतिज्ञ नापसंद थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी, बराबरी और जनता को उठाने की ज़रूरत पर बार बार बल दिया। सिर्फ सोच विचार और कामकाज की आज़ादी ही जिंदगी, तरक्की और खुशहाली की शर्त है। स्वतंत्रता को विवेकानंद ने मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना और कामना की कि समाज के सभी सदस्यों को
यह अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। संपत्ति, ज्ञान और शिक्षा के अर्जन में किसी प्रकार का बंधन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। विवेकानंद के मतानुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था। उपनिषदकारों ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सभी पक्षों का समर्थन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति और निर्भयता का संदेश। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की महत्वपूर्ण देन शक्ति और निर्भयता का संदेश है। विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया। उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते। शक्ति तथा निडरता के अभाव में न तो व्यक्तिगत अस्तित्व की रक्षा हो सकती है और न अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ही किया जा सकता है। इस तरह अपने प्रतिरोध के सिद्धांत द्वारा विवेकानंद ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। तत्कालीन साम्राज्य की निरंकुश प्रकृति के कारण विवेकानंद ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्वाधीनता या राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन नहीं दिया, परंतु उन्होंने देशवासियों में शक्ति और निर्भीकता लाने का पुरजोर प्रयास किया। विवेकानंद जब भारतीयों को कमजोर, कायर और आलसी देखते थे तो उनका खून खौल जाता था। उन्होंने कहा, मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। कायरता तथा राजनीतिक मूर्खता के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। विवेकानंद ने शक्ति और निर्भीकता का दर्शन जो दिया और देश के नवयुवकों को विश्वास दिलाया कि कर्ममय और स्वार्थ रहित जीवन से ही व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का विकास हो सकता है। उन्होंने आत्मा की सबलता का पाठ देशवासियों को पढ़ाया और इन शब्दों में कहा, उत्साह से हृदय भर लो, सब जगह फैल जाओ, काम करो, काम करो, 50-50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रही है, भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है, काम करते जाओ। विवेकानंद अपने देशवासियों को जिस प्रकार की शक्ति देना चाहते थे वह केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, वरन वह यथार्थ चारित्रिक शक्ति थी जो पवित्रता, निर्भीकता और त्याग की भावना से उत्पन्न होती है। उनका विश्वास था कि एक राष्ट्र की तरह एक व्यक्ति का बल भी मूलतः चरित्र और उदात्त आदर्शों का अनुसरण करने में ही निहित है, बाह्य वस्तुओं पर अधिकार करने में नहीं। इसलिए राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए उन्होंने शिक्षा प्रसार पर बहुत बल दिया। उनकी मान्यता थी कि सच्ची शिक्षा द्वारा ही एक राष्ट्र अपनी वास्तविक शक्ति का विकास कर सकता है। आत्मा की शक्ति ही वास्तविक शक्ति होती है और इसके लिए आध्यात्मिक अथवा नैतिक शिक्षा का अद्वितीय महत्व है। समुचित शिक्षा के द्वारा ही आत्मा में जब पर्याप्त बल उत्पन्न हो जाता है तो उसके समक्ष किसी प्रकार का अत्याचार या अन्याय नहीं टिक सकता है। विवेकानंद के लिए कर्ममय जीवन शक्ति और निर्भीकता की ओर ले जाने वाला था। इसलिए उन्होंने कहा, संसार में डूब कर कर्म का रहस्य सीखो, संसार यंत्र के पहियों से भागो मत, उसके भीतर खड़े होकर देखो वह कैसे चलता है, तुम्हें उससे निकलने का रास्ता अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति के गौरव में विश्वास।
विवेकानंद मनुष्य के नैतिक गुणों, व्यक्ति के गौरव के पोषक थे। राष्ट्र का निर्माण व्यक्तियों की इकाइयों के मिलने से होता है। यदि इन इकाइयों में अच्छे गुणों, अच्छे चरित्र का विकास होगा तो मानव में सम्मान और पुरुषत्व की भावना का जागरण होगा। तभी राष्ट्र सच्चे रूप में शक्तिशाली बन सकेगा। विवेकानंद ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट शब्दों में कहा, मानव स्वभाव के गौरव को कभी न भूलो। हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह घोषणा करे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। विवेकानंद ने मनुष्य को स्वाधीनता के उच्चतम रूप का प्रतिनिधि मानते हुए उसके गौरव में अपनी पूर्ण आस्था प्रकट की। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवाद। एक बार विवेकानंद ने घोषणा की थी, मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी न कुछ से अच्छी है। डॉक्टर वीपी वर्मा के अनुसार विवेकानंद को दो अर्थों में समाजवादी कहा जा सकता है। प्रथम, इसलिए कि उनमें यह समझने की ऐतिहासिक दृष्टि थी कि भारतीय इतिहास में दो उच्च जातियों, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का आधिपत्य रहा है। क्षत्रियों ने गरीब जनता का आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया और ब्राह्मणों ने उसे नवीन तथा जटिल धार्मिक क्रियाकलाप और अनुष्ठानों के बंधन में जकड़ कर रखा। उन्होंने खुले तौर पर जातिगत उत्पीड़न की आलोचना की और आत्म तथा ब्रह्म में आस्था रखने के नाते मनुष्य तथा मनुष्य के बीच सामाजिक बंधनों को अस्वीकार किया। दूसरे, विवेकानंद समाजवादी इसलिए थे कि उन्होंने देश के सब निवासियों के लिए समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, यदि प्रकृति में असमानता है तो भी सबके लिए समान अवसर होना चाहिए, अथवा यदि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिया जाए तो दुर्बलों को सबलों की अपेक्षा अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि ब्राह्मणों को शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि चांडाल को। यदि ब्राह्मण को एक अध्यापक की आवश्यकता है तो चांडाल को 10 की, क्योंकि प्रकृति ने जन्म से सूक्ष्म बुद्धि दी है, उसे अधिक सहायता दी जानी चाहिए। विवेकानंद की रचनाओं में सामाजिक समानता का जो समर्थन देखने को मिलता है वह प्रबल पुरातनवाद तथा ब्राह्मणों की स्मृतियों में व्याप्त सामाजिक ऊंच नीच के सिद्धांत का सबल प्रतिवाद है। उनका सामाजिक समानता का सिद्धांत तत्वतः समाजवादी है। समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विवेकानंद हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का कभी भी समर्थन नहीं करते। मार्क्स एक यथार्थवादी तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवादी था, इसलिए उसने हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का समर्थन किया, ये मार्ग बताया। इसके विपरीत विवेकानंद के चिंतन के मूल में आध्यात्मिकता है। उसमें चरित्र की शुद्धता, पवित्रता, सबके प्रति प्रेम और भ्रातृत्व पर बल दिया गया है। उनका चिंतन न्याय, प्रेम, सहयोग, दया, सार्वभौमिक करुणा के शाश्वत सिद्धांत का ही पुनः प्रतिपादन है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श राज्य की धारणा। 1 नवंबर 1896 को लंदन से कुमारी मेरी हेल को लिखे गए अपने एक पत्र में स्वामी विवेकानंद ने आदर्श राज्य की अपनी कल्पना प्रस्तुत की।
और देश के पिछड़े वर्ग के उदय में, शूद्र राज्य के उदय में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मानवीय समाज पर चारों वर्ण, पुरोहित, सैनिक, व्यापारी और मजदूर बारी बारी से राज्य करते हैं। हर अवस्था का अपना गौरव और अपना दोष होता है। जब ब्राह्मण का राज्य होता है तब जन्म के आधार पर भयंकर पृथकता रहती है। पुरोहित स्वयं और उनके हैं वंशज नाना प्रकार के अधिकारों से सुरक्षित रहते हैं। उनके अतिरिक्त किसी को कोई ज्ञान नहीं होता और उनके अतिरिक्त किसी को शिक्षा देने का अधिकार नहीं। इस विशिष्ट काल में सब विद्याओं की नींव पड़ती है, यह इसका गौरव है। ब्राह्मण मन को उन्नत करता है क्योंकि मन द्वारा ही वह राज्य करता है। क्षत्रिय राज्य क्रूर और अन्यायी होता है, परंतु उनमें पृथकता नहीं रहती। उनके काल में कला और सामाजिक विशिष्टता उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। उसके बाद वैश्य राज्य आता है। उसमें शोषण की, कुचलने की अत्यंत भीषणता देखी जा सकती है। उसका लाभ यह है कि व्यापारी सब जगह जाता है, इसलिए वह पहली दोनों अवस्थाओं में एकत्रित किए हुए विचारों को फैलाने में सफल होता है। उनमें क्षत्रियों से भी कम पृथकता होती है, परंतु सभ्यता की अवनति आरंभ हो जाती है। अंत में आता है मजदूरों का राज्य। इसका लाभ होगा भौतिक सुखों का समान वितरण और उससे हानि होगी सभ्यता का निम्न स्तर पर गिर जाना। साधारण शिक्षा का बहुत प्रचार होगा, परंतु असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति कम होते जाएंगे। उन्होंने कहा, यदि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके, उनके दोषों को त्याग करें, तो वह आदर्श राज्य होगा। परंतु क्या यह संभव है? पहले तीनों का राज्य हो चुका है, अब शूद्र राज्य का काल आ गया है। वे अवश्य राज्य करेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की आदर्श राज्य की धारणा उन्होंने प्रस्तुत की। लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व बंधुत्व। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। वे विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। उनकी सार्वदेशिकता पर टिप्पणी करते हुए शिकागो में धर्म संसद के समाप्त होने के बाद कहा गया, जहां अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे, वहां केवल विवेकानंद ने ही सबके ईश्वर की बात की। विवेकानंद को निसंदेह भारत से असीम प्यार था और वे हिंदू धर्म तथा समाज के उत्थान के अभिलाषी थे, परंतु दुनिया की अन्य किसी भी जाति से अथवा दुनिया के अन्य सब राष्ट्रों से उन्हें प्रेम था, किसी से घृणा नहीं थी। एक बार उन्होंने कहा, निसंदेह मुझे भारत से प्यार है, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि अधिक निर्मल होती जाती है। हमारे लिए भारत या इंग्लैंड या अमेरिका क्या है? हम तो उस ईश्वर के सेवक हैं जिसे अज्ञानी मनुष्य कहते हैं। जड़ में पानी देने वाला क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता है? विवेकानंद को मनुष्य मनुष्य का भेद अखरता था। इससे उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचती थी। उनका कहना था, कोई मनुष्य, कोई जाति दूसरों से घृणा न करे। मनुष्य मनुष्य में
ईश्वर के दर्शन करे। आत्मा की शक्ति ही वास्तविक शक्ति होती है और प्रत्येक मनुष्य में एक शक्तिशाली आत्मा व्याप्त है। इसलिए उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के प्रति इसी तरह का विचार रखा, इसी तरह का संदेश दिया